मैं अविनाश कुमार मौर्य आपका एसी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग वर्णमाला का सबसे महत्वपूर्ण चीज लेकर के आए हैं और वह होगा जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान। देखिए, आज कविता के माध्यम से आप एक ऐसे कविता को याद करेंगे, एक ऐसे कविता को जानेंगे जिससे कि अब तक जितने वर्णमाला में आपने उच्चारण स्थान पढ़ा है, चाहे वह स्वरों का उच्चारण स्थान हो, चाहे व्यंजनों का उच्चारण स्थान हो। जैसा कि आप जानते भी हैं कि स्वर बता दिए हैं, मूल स्वर 11 और मूल व्यंजन 33। 11 और 33 टोटल 44। इन 44 वर्णों का इस कविता के माध्यम से आपको क्या बताएंगे हम? उच्चारण स्थान। तो देखिए, उच्चारण स्थान जानने के लिए सबसे पहले ये कविता याद करिए। पढ़ेंगे, अकह विसर्ग कंठराम, इच यस है तालुराम, रीट स से जानो मूर्धा जी, लृत स पुकारो दंत जी, उपयाते हैं ओष्ठ में, केवल वह दंतोष्ठ में, ऐ कहे कंठ तालु, ओ कहे कंठोष्ठ में, नासिका से पंचमाक्षर जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो आप भी थोड़ा लय के साथ इसको याद करेंगे। अकह विसर्ग कंठराम, इच यस है तालुराम। तक केवल आप कविता याद कर लेंगे तो ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ इसका मतलब जानेंगे। मतलब ये जानेंगे कि भाई इसमें स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान कैसे होंगे। तो देखिए, यहां पर हमारे हाथों पर ध्यान दीजिएगा। जो अ है ना, तो यहां पर लिखिए आप अ। को का मतलब न को वर्ग। क का मतलब क्या जानेंगे? क वर्ग। आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग का मतलब 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, अंग। इसके बाद यहां पर ले लीजिए ह। ठीक। इसके बाद यह जो विसर्ग है, विसर्ग किसको कहते हैं? अह को। विसर्ग किसको कहेंगे? अह को। तो देखिए, अ का मतलब अ, या इसको कह सकते हैं आ। ठीक। तो अ से अ या आ, क से क वर्ग और ह से ह, विसर्ग से विसर्ग, ये जितने हैं वर्ण, ये सभी किससे बोले जाते हैं? कंठ से। देखिए, ओ का मतलब ओ या आ, क का मतलब क वर्ग, ह का मतलब ह, आ विसर्ग का मतलब अह। अगर आप देखें तो ओ आ 2, आ क वर्ग में कितने आएंगे? 5, इसके बाद ह, आ इसके बाद अह। तो यहां पर 2 और 5 7, 1 8, 1 9, 9 वर्णों का उच्चारण स्थान किससे हुआ? कंठ से। तो कंठ से अ या आ बोला जाता है, इसके बाद आपका क वर्ग बोला जाता है, इसके बाद ह और अह। इन सभी का उच्चारण स्थान किससे? कंठ से। अगर यह तरीका आप जान गए तो समझिए कि बिल्कुल नकल करना है उसी तरीके का यहां पर। चलिए नकल करते हैं। जैसे अ से बना अ या आ, तो यहां पर छोटी ई से बनेगा छोटी ई या बड़ी। ठीक। इसी तरह च, तो जैसे क वर्ग हुआ ना, उसी तरह आप यहां पर लिखेंगे च वर्ग। च वर्ग का मतलब, च वर्ग में 5 वर्ण, च, छ, ज, झ, य। तो ये आपका च वर्ग में 5 वर्ण। इसके बाद आपका आता है य, तालव्य स। ठीक। तो यहां पर इतने वर्ण जो हैं किससे बोले जाते हैं? तालु से। देखिए, इच यस है तालुराम। ई का मतलब छोटी या बड़ी, इसके बाद च वर्ग, च वर्ग में 5 बता दिए, यो और तालव्य स।
ये आपका सब किससे उच्चारित किए जाते हैं, इनका उच्चारण किससे होता है, तालु से। ठीक, अब आते हैं इसी तरह यहां पर और कहेंगे कि री या री का मतलब री कहिए या र। इसके बाद टो का मतलब टो वर्ग और मूर्धा स से मूर्धा स। देखिए यहां पर री से उच्चारण री या र का, इसी तरह टो वर्ग आएगा, टो वर्ग में टो ठो ड ढ ढ़। यहां पर आपका कितना आएगा, 5 टो वर्ग में। यहां पर मूर्धा स है, अगर इनको एक में ले लिया जाए तो इनका उच्चारण किसके द्वारा होता है, मूर्धा के द्वारा। तो री या रो का उच्चारण भी मूर्धा से, टो वर्ग का भी उच्चारण मूर्धा से, मूर्धा स का तो मूर्धा स से ही है। तो चलिए इसी प्रकार आपका री में आएगा कि री या ल। देखिए एक चीज बता दे, इस कविता के माध्यम से यह री लिखा गया है, तो री ये संस्कृत का स्वर होता है। क्या होता है, तो री, ये जो री है ना, ये संस्कृत में आने वाला स्वर है, और यह ल आपका व्यंजन में, तो हिंदी में व्यंजन में आता है। तो यहां पर री या ल, तो वर्ग का, तो का मतलब तो वर्ग। तो देखिए ये तो वर्ग हो गया, फिर यहां पर आपका स, ये टोटल बोले जाते हैं किससे, दंत से। आपको ये अच्छा लग रहा होगा कि सेम कंडीशन हम सब में ले रहे हैं कि ली का मतलब ली या ल, तो का मतलब तो वर्ग, और इसके बाद देखिए तो वर्ग, इसके बाद दंती स, ये सबका उच्चारण किससे होता है, दंत से। आइए इसी प्रकार आप आगे बढ़े और देखिए यहां पर छोटा ऊ का मतलब छोटा ऊ या बड़ा ऊ, और प का मतलब प वर्ग। ठीक, आप प वर्ग का मतलब समझ गए होंगे, प फ ब भ म। तो इनका उच्चारण होता है ओष्ठ से। ठीक, देखे छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, वो भी ओष्ठ से। आप प वर्ग का कोई भी वर्ण हो, वो भी आपका ओष्ठ से। यहां पर आपको पहले ही लिख दिया केवल व दंतोष्ठ से, अर्थात जो व होता है इसका उच्चारण स्थान किससे है, दंतोष्ठ से। दंतोष्ठ का मतलब दंत और ओष्ठ दोनों से किसका उच्चारण होता है, केवल व का। खासकर परीक्षाओं में कई बार इसको टच किया है व को, तो इसलिए आपको ध्यान देना है केवल व दंतोष्ठ में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ए अय कहे कंठ तालु, ए अय कहे कंठ तालु, अर्थात ए और अय इन दोनों का उच्चारण स्थान किससे है, कंठ तालु से। ए अय कहे कंठ तालु, तो ए और अय दोनों मिलकर की उच्चारण किसका करते हैं, कंठ तालु। ठीक, ओ औ कहे कंठोष्ठ में, तो इसी तरह ओ और औ ये दोनों किसका उच्चारण करते हैं, कंठोष्ठ का। अर्थात यहां पर कंठ और ओष्ठ दोनों का उच्चारण करते हैं कौन, ओ और औ। ओ और औ से माने ओ और औ किससे उच्चारित होते हैं, कंठोष्ठ से। कंठोष्ठ में कंठ धन ओष्ठ। देखिए यहां पर अब आगे बढ़ेंगे तो नासिका से पंचमा अक्षर, नासिका का मतलब होता है नाक, नासिका का मतलब क्या होता है, नाक। और नाक से पंचमा अक्षर, पंचमा अक्षर का मतलब बता दे, अंग, ञ, अड़, न, म। बोलिए, ये आपका नासिका से पंचमा अक्षर माने नाक से ये प्रत्येक वर्ग का 5वें अक्षर का उच्चारण होता है। ठीक, अब यहां पर आपका कविता सजाने के लिए आया है, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। यहां पर बताया है कि जीभ को अपने बस में रखिए, क्योंकि जीभ को अपने बस में नहीं रखेंगे
तो जीभ अगर तालु पर चली जाएगी तो तालु जैसा स्पर्श होगा। अगर जीभ जो है मूर्धा को स्पर्श करेगी तो वर्ण कुछ और होगा। इसलिए आप अपने जिह्वा माने जीभ को क्या रखो, बस में रखो, प्रकोष्ठ में रखो और वहीं से सबका उच्चारण होगा। तो आइए, आपका ये तो तरीका रहा। पहले कविता आप याद करें, उसको लिख करके और एक एक के बारे में बताएं। अब आपको हम व्याख्या करते हैं कि स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण जो स्थान है, इसमें स्वर आप जानते हैं कितने हैं, 11। ठीक, मूल स्वर। और यहां पर व्यंजन में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। ये पहले से आप जानते हैं, मूल स्वरों की संख्या 11 और मूल व्यंजनों की संख्या 33। आइए दिखाते हैं आपको 11 स्वर और 33 व्यंजनों का उच्चारण स्थान। तो देखिए 11 स्वर में गिनिएगा, ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ। अगर गिनेंगे तो आपका ओ, आ 2, छोटी और बड़ी 2, 4, और उसके बाद छोटाऊ बड़ाऊ 2, 6, और री 7, ए, आए 8, 9, और ओ, औ 10, 11। तो यहां पर आप पढ़ भी सकते हैं क्रम से कि ओ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, औ। तो 11 इन स्वरों का उच्चारण स्थान इस कविता में है। इसके बाद देखिए 33 व्यंजनों का हम काउंट करवा दें, गिनवा दें आपको। तो देखिए वर्ग कितने होते हैं व्यंजन में, कोई भी पूछ दे तो कहिएगा कि व्यंजन में वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उसको बहुत शॉर्टकट में बोलते हैं क, च, ट, त, प वर्ग। तो आइए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 वर्ग गिनिएगा। क वर्ग 1, च वर्ग 2, ट वर्ग 3, त वर्ग 4, प वर्ग 5। अब प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5। तो यहां पर कितने होंगे, 5, 5 10, 5 15, 5 20 और 5 25। तो 25 ये आपके क्या हुए, व्यंजन। और उसके बाद भी है य, र, ल, व। तो देखिए आपका य, इसके बाद आपका र आ जाएगा यहां पर, इसके बाद ल, तो य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसमें व्यंजन में तालव्य स, मूर्धा स, दंती स और ह। ठीक, तो ये उसमें व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन में 25 5 वर्ग आते हैं, अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व, और उसके बाद उसमें व्यंजन में तीनों स और ह। तो देखिए आपको यहां पर मालूम चल गया कि स्वरों एवं व्यंजनों के उच्चारण स्थान में 11 और 33 का एक कविता के माध्यम से। तो आप इसको नोट करिएगा और स्वयं लिखकर याद करिएगा और समझिएगा। अब इसी में आपका कुछ स्पेशल व्यंजन लेकर के मैं आ रहा हूं। इसी में आपको कुछ स्पेशल व्यंजन बताने जा रहा हूं, जिसको आप समझेंगे, जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जिसको आप जो है जानेंगे, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। जैसे आता है आपका वर्ष व्यंजन, वर्ष व्यंजन। देखिए थोड़ा सा समझिए वर्ष व्यंजन क्या है। वर्ष व्यंजन में सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ष का मतलब क्या होता है। तो वर्ष को कहते हैं दंत मूल। क्या कहते हैं, दंत मूल। दंत माने दांत का, मूल माने जड़, अर्थात इसको हम कह सकते हैं मसूड़ा। इसको हम क्या कह दें, मसूड़ा।
देखिए दांत जो है मसूड़ों में धंसा हुआ है, तो यहां पर वर्ष का मतलब दंत मूल माने दांत का जड़, या उसको कहेंगे मसूड़ा। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मसूड़े से होता है या दंत मूल से होता है वो क्या कहलाते हैं? वर्ष व्यंजन। समझ में आया? वर्ष व्यंजन का मतलब इतना याद रखिएगा, वर्ष माने दंत मूल और दंत मूल माने मसूड़ा। अब मसूड़ा आपको अब समझाना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि दांत किसमें धंसा हुआ है? मसूड़े में। तो आइए यहां पर अब जानेंगे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण मसूड़े से होता है। तो इसमें कुछ स्पेशल है, न, दंती, स, र, ल। ठीक, न, स, र, ल, ये आपके ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण किससे होता है? मसूड़ों से। जिनका उच्चारण मसूड़ों से होता है। मसूड़ों को दंत मूल कहते हैं और दंत मूल को हिंदी भाषा में ही क्या कहते हैं? वर्ष व्यंजन। तो आपको वर्ष व्यंजन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, देखिए इसी में आता है आपका, जैसे कह दिया जाए अर्ध स्वर, अर्ध स्वर पूछ दिया जाए ना कि अर्ध स्वर किसको कहेंगे, तो देखिए अर्ध स्वर में आने वाला व्यंजन य और व है। य और व है, ये ऐसा व्यंजन है जो हमारे तरीका से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि य को हम लिख दे ऐसे य, बोलिए, अगर इसको पढ़ेंगे तो यही नजर आएगा, उच्चरित होगा य। इसको पढ़ेंगे उ, बोलिए, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं ना उ। तो यह किससे मिलकर बने हैं? अगर देखा जाए तो उ और अ दोनों स्वर हैं, यहां पर भी दोनों स्वर हैं। तो ये जो व्यंजन है आपका य और व, ये अर्ध स्वर में आता है। ठीक, इसी प्रकार कुछ स्पेशल आते हैं, जैसे आपका पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, इसको समझिए। सबसे पहले आप समझिए पार्श्विक का मतलब, क्योंकि अगर शब्दों का मतलब समझ जाएंगे तो व्यंजन तो आसान हो जाएगा। तो पार्श्विक बना है यह शब्द पार्श्व प्लस इक से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पार्श्व में इक जोड़ देंगे तो बनेगा पार्श्विक, और पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल या पास। पार्श्व का मतलब पास से या अगल बगल से। इक ये प्रत्यय है, जुट कर इसका भाववाचक संज्ञा देता है। तो पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल से या पास से, और जो ये भाववाचक संज्ञा देगा तो बनेगा पार्श्विक। और पार्श्विक व्यंजन का मतलब ये हुआ कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर ध्वनि जीभ के अगल बगल से निकल जाती है उस व्यंजन को हम पार्श्विक कहते हैं। और उसमें आता है आपका मात्र इकलौता है ल। ठीक, ये ल क्या है? पार्श्विक व्यंजन है ल। तो ल बोलेंगे ना तो जीभ ऊपर सट जाएगी और साइड से वायु जो है अगल बगल से निकल जाएगी, इसलिए इस ल को कहते हैं क्या? पार्श्विक व्यंजन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका वर्ष व्यंजन, अर्ध स्वर और पार्श्विक व्यंजन, ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्णमाला में एक आपको समस्या आती है वर्णों को तोड़ने का। जैसे आप एक चीज जान लीजिए, आप जैसे क हलंत प्लस अ बराबर होता है क, ये जानिए। क का निर्माण किससे हुआ है? क हलंत प्लस अ से हुआ है। इसी प्रकार क हलंत में आ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? का बनेगा। इसी प्रकार क हलंत में छोटी ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? की बनेगा। क हलंत में बड़ी ई जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? की बनेगा।
इसी प्रकार क हलंत में अगर री जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, क्री बनेगा। अगर क हलंत में ए जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, के बनेगा। इसी प्रकार क हलंत में ऐ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, कै बनेगा। इसी प्रकार क हलंत में ओ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, को बनेगा। फिर क हलंत में औ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कौ बन जाएगा। तो देखिए, जो इसको समझ लिया, समझिए कि वर्णों का विच्छेद करना और शब्दों का विच्छेद करना वर्णों में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक देखिए, मान लीजिए आ जाता है, लिख दिए सृजन, सृजन, और कह दिया गया कि इसको वर्णों में तोड़िए। तो जैसे यह क्री है उसी तरह यह क्या है, श्री है। क्री का मतलब क हलंत प्लस री बराबर क्री, तो श्री का क्या होगा, तो स हलंत प्लस री बराबर क्या हो जाएगा, श्री। तो श्री टूटेगा तो स हलंत प्लस री। इसी प्रकार जो है टूटेगा तो ज हलंत प्लस अ। जैसे क हलंत प्लस अ बराबर क, उसी तरह ज हलंत प्लस अ बराबर ज। फिर इसमें आपका न हलंत प्लस अ बराबर न। तो बताइए, सृजन का हमने वर्णों में क्या किया, तोड़ दिया ना। तब कितने वर्ण, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें वर्ण हुए, किसमें, सृजन में। इसी प्रकार और देखिए, जैसे मान लीजिए इसी को तोड़ना हो, श्री को, ठीक। तो श्री को तोड़ना हो तो आपको पिछले क्लास में बताए हैं कि यह स्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और स्र किससे मिलकर बना है, तालव्य स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, इससे मिलकर बना है ना। लेकिन यहां पर से अगर अ हटाकर बड़ी ई लगा दिया जाए, जैसे यह टूटेगा स हलंत प्लस र हलंत आ प्लस बड़ी ई। देखिए, स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये तीनों मिलकर बनाता है संयुक्त व्यंजन स्र। लेकिन यहां पर अ हटाकर अगर बड़ी ई लग जाए तो हो जाएगा आपका श्री। तो ये 3 वर्ण हुए ना श्री में। इसी प्रकार और देखिए, जैसे आप लिखते हैं भारत, तो भारत शब्द में भ है तो भ हलंत प्लस आ, क्योंकि देखिए यहां पर क हलंत प्लस आ बराबर का। इसी प्रकार भ हलंत प्लस आ बराबर भा, आ फिर प्लस र हलंत प्लस अ, तो ये दोनों मिलकर र, आ प्लस त हलंत प्लस अ बराबर त। तो ये आप टोटल किसका तोड़ दिए, भारत का। इसी प्रकार कुछ और टेढ़े शब्दों को देखिए। अगर मान लीजिए कि आ गया अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, ठीक, अंत्याक्षरी आ गया तो इसको वर्णों में तोड़ना है। तो देखिए, हई अ है तो अ, इसमें तो और कुछ है नहीं, क्योंकि स्वर जो होते हैं उनको बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये अ हो गया। प्लस हई नो आधा है, आधा का मतलब हलंत, तो न हलंत हो गया। फिर तो आधा है तो हलंत हो गया। प्लस फिर यो हलंत आ प्लस आ, तब जाकर होगा या। उसके बाद ये आपका कस है तो यह संयुक्त व्यंजन है। और हम पिछले क्लास में बताए हैं कि कस किससे बना है, क हलंत प्लस स हलंत प्लस और कस हो गया। इसके बाद आपका री है तो आगे प्लस करके र हलंत प्लस बड़ी ई। तो अंत्याक्षरी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्णों में क्या है, टूट गया। तो कब इसको तोड़ना, चाहे किसी भी शब्द को तोड़ना आसान होगा जब इसमें क्या करेंगे, आप देखेंगे कि नहीं क के साथ कौन सा स्वर जुटेगा तो क्या बनेगा।
ये बात आपको समझ में आ गई तो मतलब वर्णमाला में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह और शब्दों को देखते हैं। और शब्दों में आप देखेंगे जैसे यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ को तोड़ना हो तो आप कहेंगे य हलंत प्लस अ। ठीक, य हलंत प्लस अ, आप प्लस ये ज्ञ क्या है, संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन बताया गया है कि ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ। ठीक, तो चलिए अब आपको यह हमारी उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आपको बता दें कि यह वर्णमाला का जो क्लास है वो समाप्त हो गया। अब आपको वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट लेकर के अगले क्लास में हम उपस्थित होंगे और आप जितना वर्णमाला पढ़े हैं आप सबका प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।